हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सफ़र में। तो आज का टॉपिक है यूजेटी। इस वीडियो में हम यूजेटी के बारे में इतना आसान तरीके से जान लेंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक मेरी शर्त है कि आप इस वीडियो को ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। ये आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक है। क्योंकि आईटीआई के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि प्रैक्टिकल में आ जाए यूजेटी तो वो लिख सकते हैं, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पेपर में आ जाए तो वो लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेटी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं यूजेटी की फुल फॉर्म। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब होता है इसमें एक ही जंक्शन होता है और उसका नाम है पीएन जंक्शन। यह यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो एमीटर से बेस 1 की तरफ होती है। ये इसका सिंबल है, ये इसका चिन्ह दे रखा है। एमीटर से बेस 1 की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। यह एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स, वे मेजॉरिटी में होते हैं, बहुत हाई होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसे डबल बेस डिवाइस कहते हैं। इसे डबल बेस डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेस 1 और बेस 2 दो बेस होते हैं, इसलिए इसे डबल बेस डिवाइस कहते हैं। इसमें 3 टर्मिनल एमीटर बेस 1 बेस 2 होते हैं। एक जंक्शन होता है जो कि पीएन जंक्शन है। 2 लेयर्स होती हैं जो कि पी और एन होती हैं, 2 लेयर्स। ये होता है यूजेटी क्या है, इसके बारे में अपनों ने अभी जाना। अब आगे स्टार्ट करते हैं यूजेटी के स्ट्रक्चर। यूजेटी की स्ट्रक्चर में ये एन टाइप रीजन है, बहुत बड़ा होता है ये पी टाइप रीजन छोटा सा होता है। एन टाइप रीजन है ये सिलिकॉन बार यानी सिलिकॉन की एक पट्टी से बना होता है। एन टाइप रीजन है ये लाइटली डोप्ड होता है, इसमें डोपिंग कम होती है, अशुद्धियाँ कम होती है। ये पी टाइप रीजन है ये काफ़ी छोटा है, ये हैवीली डोप्ड होता है लेकिन इसमें डोपिंग अधिक होती है, हाईली डोप्ड होता है, ये अशुद्धियाँ अधिक होती हैं इसमें। ये एमीटर है। एन टाइप रीजन के 2 भाग हैं, बेस 1 और बेस 2। बेस 1 निचला हिस्सा है, बेस 2 ऊपर वाला हिस्सा है। ये है बेस 1 में रेजिस्टेंस, बेस 1 रेजिस्टेंस, ऊपर वाले हिस्से में है बेस 2 रेजिस्टेंस। इसके जो अक्रॉस वोल्टेज जुड़ा हुआ है वो है VBB, बेस 2 बेस वोल्टेज। ये फिक्स्ड वोल्टेज होता है। और एमीटर और बेस 1 रेजिस्टेंस की अक्रॉस जो वोल्टेज जुड़ा हुआ है वो एमीटर वोल्टेज है। एमीटर वोल्टेज को वेरिएबल या इनपुट वोल्टेज कहते हैं। इसमें ये 2 रेजिस्टेंस है, इसमें RB2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, RB1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस यूजेटी में RB1 का ही काम होता है क्योंकि जब कट ऑफ रीजन होता है यूजेटी में तब RB1 बहुत ज़्यादा होता है। RB1 बहुत ज़्यादा होता है। जब यूजेटी ऑन हो जाता है तब RB1 अचानक से बहुत ज़्यादा घटने लग जाता है। अब देखते हैं ये एमीटर वोल्टेज और ये बेस 2 बेस वोल्टेज क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये करते हैं यूजेटी को ऑन करना, ये यूजेटी को ऑन करते हैं और यूजेटी की स्विचिंग क्रिया को कंट्रोल करते हैं। यानी यूजेटी की स्विचिंग क्रिया को कंट्रोल करने वाले डीसी सोर्सेज हैं ये। जब हम बेस 2 बेस वोल्टेज को डीसी सप्लाई देते हैं तो एन टाइप रीजन में एक वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न हो जाता है। उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण ईटा VBB उत्पन्न होता है। VBB यानी कि ईटा VBB का मतलब है
इसमें पीक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। जब हम एमीटर वोल्टेज को सप्लाई देते हैं तो एमीटर वोल्टेज शुरुआत में बहुत कम होता है वीपी से। एमीटर वोल्टेज वीपी से बहुत कम होता है, जिससे यूजेटी ऑफ रहता है और ये रिवर्स बायस में काम करता है, जिसके कारण ये बेस 1 रेजिस्टेंस ये काफ़ी हाई होता है उस टाइम। अब जैसे ही एमीटर वोल्टेज बढ़ता है और पीक वोल्टेज से थोड़ा सा ही अधिक हो जाता है, तब यूजेटी पूरी तरह से ऑन हो जाता है और तब ये RB1 बेस 1 रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, जिससे धारा बढ़ने लगती है यूजेटी ऑन होने पर और वोल्टेज घटने लगता है। ये है यूजेटी की स्ट्रक्चर पूरी। अब इसके बाद देखें तो इसके बाद देखते हैं RBB। इसका मतलब होता है इंटरबेस रेजिस्टेंस। जैसा कि अपनों ने पहले पढ़ा था, RB1 और RB2 बेस 1 रेजिस्टेंस और बेस 2 रेजिस्टेंस एन टाइप रीजन के भाग थे। इन दोनों को मिलाकर बनता है RBB इंटरबेस रेजिस्टेंस। इसका मान होता है 4 किलो ओम से 10 किलो ओम। फिर ईटा भी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा। ईटा का मान होता है 1 से कम, लगभग 0.51 से 0.82। फिर इसके बाद है आंतरिक बेस वोल्टेज ड्रॉप। जो पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना कि अपनों ने बेस टू बेस वोल्टेज को सप्लाई दी थी, फिर एन टाइप रीजन में क्या हुआ था, वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न हुआ था। तो ये वही वोल्टेज ड्रॉप है, यूजेटी के ऑफ रहने के दौरान जंक्शन पर बनने वाला वोल्टेज। इस टाइम वैसे भी यूजेटी ऑफ ही था, तो यूजेटी के ऑफ रहने के दौरान जंक्शन पर बनने वाला वोल्टेज VB1 बेस 1 वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला है ईटा VBB। इसके बाद है पीक पॉइंट वोल्टेज, जिसे VP से प्रदर्शित कर रहे हैं। यूजेटी के ऑफ से ऑन करने के लिए एमीटर पर आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज पीक पॉइंट वोल्टेज कहलाता है। इसका ये फॉर्मूला है ईटा VBB प्लस VD वोल्टेज ड्रॉप। फिर है VD जो कि वोल्टेज ड्रॉप है जंक्शन पर बैरियर पोटेंशियल, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्टेज से अधिक होना चाहिए इसके लिए, तभी यूजेटी ऑन होगा। ये सभी मान याद करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूजेटी की VI करैक्टरिस्टिक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजेटी की VI करैक्टरिस्टिक्स समझने से क्या होगा, देखो यूजेटी की VI करैक्टरिस्टिक्स में ना 3 रीज़न होते हैं, वह रीज़न ही समझने हैं ओनली फॉर कट ऑफ रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, सैचुरेशन रीजन। VI करैक्टरिस्टिक्स एमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट के बीच बनती है। ये यहाँ पीक वोल्टेज है, ये पीक धारा है, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच का रीजन है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो पहले अपने समझते हैं कट ऑफ रीजन। जब अपने यूजेटी को VCC सप्लाई यानी DC सप्लाई देते हैं तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, RB1 बेस 1 रेजिस्टेंस का मान काफ़ी हाई होता है। उस टाइम यूजेटी ऑफ कंडीशन में रहता है, यानी कि यूजेटी है वो रिवर्स बायस में काम करता है। इस स्थिति में इस टाइम जो रेजिस्टेंस वो कैपेसिटर को ना चार्ज कर रहा होता है। फिर जैसे ही एमीटर वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे ही एमीटर वोल्टेज पीक वोल्टेज से अधिक हो जाता है,
तो यूजेटी ऑन हो जाता है। यूजेटी ऑन होते ही वोल्टेज तो वहीं रुक जाता है और रजिस्टर है वो कैपेसिटर को चार्ज करना भी बंद कर देता है। अब कैपेसिटर का काम शुरू होता है, ये यहाँ ऊर्जा की खपत करता है। वोल्टेज अब गिरने लगता है, धारा बढ़ने लगती है। ओम के नियम में क्या होता है, धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओम का नियम उल्टा ही लग जाता है कि धारा यहाँ से बढ़ने लगेगी, पीक पॉइंट से धारा बढ़ने लगेगी और वोल्टेज घटने लगेगा। इसलिए इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच का जो रीज़न है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न है। अब यहाँ तक अब यूजेटी ऑन हो गया तो RB1 जो बेस 1 रेजिस्टेंस है ना वो भी बहुत घट गया और यहाँ आते आते वैली पॉइंट तक वह रेजिस्टेंस है बेस 1 रेजिस्टेंस वो स्थिर हो जाता है और वोल्टेज है, वोल्टेज कैपेसिटर ये शून्य हो जाते हैं। अब एमीटर वोल्टेज को ना अपने ना बाह्य सोर्स से बढ़ाते हैं और करंट को भी, करंट तो बढ़ता ही रहता है। फिर वैली पॉइंट से क्या होता है कि वैली पॉइंट से क्या होता है कि करंट भी बढ़ने लगता है और वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। पहले कट ऑफ रीजन जिसमें यूजेटी बंद था, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, पीक वोल्टेज से ऑन होता है, वैली पॉइंट तक ऑन रहता है यूजेटी, और सैचुरेशन रीजन में तो ऑन ही अवस्था में रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि धारा को और बढ़ाते हैं जिससे क्या है कि वोल्टेज घटता नहीं है और बढ़ता है। ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूजेटी में ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलक्सेशन ऑसिलेटर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आसान ही है। अपनों ने पहले आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है हमेशा ही। तो इसमें आवर्तकाल है ना रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के समानुपाती है और फ्रीक्वेंसी है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, यही याद रखना है। और वैसे अपने देखें तो ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये ln है, ये नेचुरल लैगोरिदम है और ये 1/1 माइनस ईटा अपनों ने पढ़ा था इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है ये, जिसका मान 0.63 होता है लगभग। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलक्सेशन ऑसिलेटर। काफ़ी आसान है, बस यही याद रखना है कि आवर्तकाल बराबर होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के और फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आवर्तकाल के समानुपाती होते हैं कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आवर्तकाल वो फ्रीक्वेंसी घटेगी। बस इतना ही याद रखना है। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलक्सेशन ऑसिलेटर। फिर आगे अपने स्टार्ट करें तो यूजेटी के यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये 4 यूज़ है इसके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SCR और ट्राई को ट्रिगर करने में, ट्रिगर का मतलब होता है चालू करना, SCR और ट्राई को ट्रिगर करने में इसका यूज़ करते हैं। रिलक्सेशन ऑसिलेटर में, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर तो स्टार लगा दो, कितने मर्जी स्टार लगा दो, इस पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एक टाइमिंग सर्किट्स में, एक शॉर्ट वेव जनरेटर्स में, ये यूजेटी के यूज़ हैं। तो फाइनली यूजेटी टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। पहले अपनों ने यूजेटी क्या है वह पढ़ा, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखी, फिर ये फॉर्मूलेस थे थोड़े बहुत ये देखे, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलक्सेशन ऑसिलेटर देखा, इसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और यूजेटी के यूज़ देखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो मेरी दूसरी वीडियो है। आगे मैं ऐसे ही वीडियो उपलब्ध करवाती रहूँगी, क्योंकि ऐसी वीडियो जो बड़े बड़े सर होते हैं कोर्सेज़ में देखने को मिलते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको ऐसे फ्री में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।
वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।